नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज यानी कि 30 नवंबर की सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था। भारतीय संवैधानिक आयोग को आमतौर पर साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। सर जॉन ऑल्स सेब्रोक साइमन कमीशन के अध्यक्षता में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 17 मई 1930 को प्रकाशित हुई थी। यह डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निर्मला किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, निर्मला मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है। निर्मला उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि कहानियां भी लिखी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोपीर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, पोपीर नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, अमरावती एवं प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की 2 राजधानियां थी। दोस्तों, यह सभी प्रश्न मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस में कराए हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं में किसकी साक्षरता दर अधिक है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा पुरुष साक्षरता दर, जो कि है 82.14%। वहीं अगर बात की जाए महिला साक्षरता दर की, तो वह है 65.46%। और देश में कुल साक्षरता दर है 74.04%। यह तीनों वैल्यूज काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 1929 में विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, याद रखिएगा। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, विधेयक है, प्रतिकूल विधेयक के विरोध में। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता है। और फीफा विश्व कप पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार उसे भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न था, निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 29A में निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में ब्रिटिश के संविधान से विधायी प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कौन अधिकार देता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ यूथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक है महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ यूथ। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का है? तो याद रखिएगा, लाई हरोबा त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। और यह प्रश्न दोस्तों परसों या नरसों के एग्जाम में भी पूछा गया था। और कालबेलिया नृत्य याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से था? तो याद रखिएगा, बड़े गुलाम अली का संबंध पटियाला घराने से था। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल परिषद का सचिवालय कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, फरवरी 1951 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भजन सोपोरी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, भजन सोपोरी एक संतूर वादक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में
भारत ने महिला फीफा विश्व कप में कब भाग लिया था? तो याद रखिएगा 2022 अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप या फीफा विश्व कप में भारत ने पहली बार भाग लिया था, भारत की महिला टीम ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एफडीआई में आई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों एफडीआई का पूर्ण रूप होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आई का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी, तो 2017 में समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर किस पत्थर से बनाया गया है? तो याद रखिएगा कैलाश मंदिर बेसाल्ट पत्थर से बनाया गया है। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। अगला प्रश्न था जल जैविक है या अजैविक? दोस्तों विज्ञान का प्रश्न है और आप सभी जानते हैं जल अजैविक कारक होता है। जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा आदि यह सब अजैविक कारक होते हैं। अगला प्रश्न था पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के तीनों युद्धों से संबंधित मैंने कई बार प्रश्न कराए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप चाहे एक बार जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों काफी कॉमन प्रश्न है, विज्ञान का कई एग्जाम से पहले भी पूछा जा चुका है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार या अधिकार क्षेत्र। अगला प्रश्न था दांतों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी जरूरी होता है दांतों के लिए। इसके अलावा अस्थि या हड्डियों के लिए भी विटामिन डी जरूरी होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा प्रश्न आता है कि फिश लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न था नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न था रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? यह प्रश्न भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला प्रश्न था मुद्रा अवमूल्यन कब कब किया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1949, 1966 एवं 1991 में मुद्रा अवमूल्यन किया गया था। अगला प्रश्न था ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? दोस्तों इन सभी में से कोई एक ऑप्शन में दी गई थी, तो याद रखिएगा जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अगला प्रश्न था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में किस नदी के किनारे या किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह सभी प्रश्न मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिलते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हो। तो यह पूछा गया था किस नदी के किनारे है, या शायद पूछा गया था किस राज्य में है, तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, और इसकी ऊंचाई भी अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा 182 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न था अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर कौन सी किताब लिखी गई है, या शायद पूछा गया था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, और 1985 में लिखी गई है। तो इस प्रश्न में बुक का नाम महत्वपूर्ण है और बराक ओबामा ने लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा महिलाओं के लिए न्यूनतम 600 ग्राम और पुरुषों के लिए न्यूनतम 800 ग्राम होता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत आया था? तो याद रखिएगा भारत की यात्रा वास्को डी गामा ने 2 बार की है, और याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और पूछा जाए अगर किस बंदरगाह पर आया था, तो याद रखिएगा कलिकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न था भोजन बनाना किस काल से आरंभ हुआ है? तो याद रखिएगा भोजन बनाना अनादि काल से आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न था विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इसके अलावा याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि और भी कई लोगों ने की है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न था ज्वारी नदी का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा ज्वारी गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न था किस पंचवर्षीय योजनाओं में 2 दलों ने योजना गठित की थी? तो याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना में 2 दलों ने योजना गठित की थी।
अगला प्रश्न था राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी आय शामिल नहीं की जाती? तो याद रखिएगा अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती। अगला प्रश्न था किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल घोषित करना हो तो वह किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है या किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 153 के तहत किसी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और यह प्रश्न भी मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास में डिस्कस किया है। अगला प्रश्न था भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप कब जीता? तो याद रखिएगा 15 मई 2022 को भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप जीता है। अगला प्रश्न था तीजन बाई किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पंडवानी गायिका हैं तीजन बाई। अगला प्रश्न था भारत ने हॉकी के खेल में कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा इसमें शायद कुल पदक भी पूछा था या कुल पूछा था या स्वर्ण पूछा था, याद रखिएगा। तो भारत ने टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके वर्ष भी देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 12 जीते हैं कुल पदक। यहाँ 11 दिया है, टोटल 12 जीते हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में भारत ने यह 8 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा 1960 में इटली के रोम में आयोजित हुए ओलंपिक में भारत ने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। और इसके अलावा याद रखिएगा 1968 1968 मैक्सिको, 1972 1972 म्यूनिख जर्मनी एवं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 3 बार कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल जीते हैं। 1960 में रोम ओलंपिक में सिल्वर, 1968 मैक्सिको, 1972 जर्मनी और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 12 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 1924 में फ्रांस में आयोजित किया गया था पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। अगला प्रश्न था आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू गीत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नाटू नाटू गीत के लिए। अगला प्रश्न था कोंकण रेल लाइन कहां से कहां तक जाती है या कहां से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा कोंकण रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न था चीन के किस शहर की जनसंख्या 90% से अधिक है? तो याद रखिएगा चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग एवं चेंगडू, इन 4 शहरों की जनसंख्या 90% से अधिक है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से महान्यायवादी के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो याद रखिएगा महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और वर्तमान में आर वेंकट रमन्नी भारत के महान्यायवादी हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होने के साथ साथ देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा। और वर्तमान में आर वेंकट रमन्नी है 2023 में। अगला प्रश्न था ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं O3 होता है ओजोन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न था विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों यह भी आप सभी जानते होंगे, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर इसके बाद भी मुझे कुछ और बचे हुए प्रश्न मिलते हैं तो मैं अगले एनालिसिस की क्लास में उन्हें इंक्लूड कर दूंगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक बार आप प्रैक्टिस सेट की क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, उससे काफी हद तक आपको प्रश्न एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।